नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डेड ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है एज मेल्टेड ऑफ किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है लैप व कॉर्नर जॉइंट की वेल्डिंग करते समय उनके किनारों के पिघल जाने को ही एज मेल्टेड ऑफ कहते हैं। यानी कि वेल्डिंग करते समय यदि हम लैप या कॉर्नर जॉइंट लगाते हैं तो हमारे जॉब के जो किनारे हैं वो वेल्डिंग से पिघल जाते हैं। इसी को हम एज मेल्टेड ऑफ कहते हैं, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के बाद जॉब को साफ करना जरूरी होता है, उसे ग्राइंडिंग व किस विशेष घोल से साफ करते हैं, जिसका राइट आंसर है हाइड्रोलिक एसिड घोल। यानी कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के बाद उसकी अच्छी शाइनिंग और फिनिशिंग के लिए उसको ग्राइंडिंग तो करते ही हैं, साथ ही उसको केमिकल के साथ ही साफ करते हैं। तो उस केमिकल का जो नाम है वह है हाइड्रोलिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है अनइवन बीड किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है वेल्डिंग बीड का एक समान न होना तथा चौड़ा सकड़ा ऊंचा नीचा होना अनइवन बीड कहलाता है। यानी कि वेल्डिंग जब हम वेल्डिंग करते हैं तो अगर अच्छा वेल्डर है, एक्सपीरियंस वेल्डर है, तो बीड बिल्कुल फ्रेश बीड आती है, एक समान बीड आती है। लेकिन जैसे कोई बंदा नया सीख रहा है या अनएक्सपीरियंस बंदा है तो आपने देखा होगा बीड चौड़ी सकड़ी लहरदार और कभी ऊंची कभी नीची, तो बीड एक समान नहीं आती है। इसी असमान बीड को हम क्या कहते हैं, अनइवन बीड कहते हैं, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेस मेटल अधिक गल जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, जिसका राइट आंसर है अंडरकट। यानी कि वेल्डिंग करते समय यदि हमारा जॉब अधिक पिघल जाता है या उसमें अधिक करंट की वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं, मेटल के किनारे कट जाते हैं, तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, अंडरकट। हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल तथा फिलर मेटल के आपस में न मिलने के कारण कौन सा दोष आता है, जिसका राइट आंसर है लैक ऑफ फ्यूजन। यानी कि वेल्डिंग करते समय अगर बेस मेटल और फिलर मेटल अच्छी तरह से फ्यूज ना होकर, यानी कि बेस मेटल और इलेक्ट्रोड अच्छी तरह से पिघले नहीं हैं और एक दूसरे के साथ आपस में अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है या डिफेक्ट बनता है उसे हम लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी कि हमारी वेल्डिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई है, हमारा जॉइंट कमज़ोर है, अच्छे से फ्यूज नहीं हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज तथा वेल्डिंग की स्पीड वेल्डिंग के दौरान किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिसका राइट आंसर है पहला है धातु की थिकनेस के आधार पर। पहले हम धातु की थिकनेस देखेंगे, उसके आधार पर ये चीज़ें डिसाइड करेंगे। यानी कि अगर हमारे जॉब की थिकनेस अधिक है तो अधिक करंट यूज़ करेंगे, अगर हमारे जॉब की थिकनेस कम है तो हम कम करंट का यूज़ करेंगे, उस वोल्टेज की उसी हिसाब से सेट करेंगे और स्पीड भी उसी हिसाब से सेट करेंगे। दूसरा हम देखते हैं वेल्डिंग पोजीशन, कि हम किस पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर हम फ्लैट पोजीशन में कर रहे हैं तो अपने अलग पैरामीटर होंगे, अगर हम वर्टिकल कर रहे हैं तो हमारे अलग पैरामीटर होंगे, और अगर हम ओवरहैंड पोजीशन में कर रहे हैं तो उसके अलग पैरामीटर होंगे, अलग स्पीड होगी, अलग करंट होगा। इसके बाद में है उपयोग करने वाले इलेक्ट्रोड के आधार पर।
यानी कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या किस थिकनेस का इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा डायामीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से करंट सेट करना होगा, स्पीड भी उसी हिसाब से कंट्रोल करनी होगी। अगर हम कम डायामीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो कम करंट यूज़ करेंगे और स्पीड भी अधिक होगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की आर्क वेल्डिंग में किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है रिवर्स पोलरिटी। यानी कि अगर हम डीसी मशीन का यूज़ करते हुए एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो उसमें किस पोलरिटी का प्रयोग करेंगे, यानी कि जॉब को किस पोल से जोड़ेंगे और इलेक्ट्रोड को किस पोल से जोड़ेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, रिवर्स पोलरिटी। यानी कि जॉब को हम नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे। तो ये हमारी कौन सी पोलरिटी हो गई, रिवर्स पोलरिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्क गाउजिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है वह तरीका जिसके द्वारा आर्क बनाकर जॉब में ग्रूव, गड्ढा या होल बनाया जाता है, उसे हम आर्क गाउजिंग कहते हैं, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेम गाउजिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है फ्लेम द्वारा स्टील व कास्टिंग में ग्रूव बनाते हैं। यानी कि फ्लेम गाउजिंग में विशेष प्रकार की एक टॉर्च काम में लेते हैं जिसका हेड 75 डिग्री या 180 डिग्री के कोण पे होता है। उसका यूज करते हुए हम मेटल के जॉब की परत को निकालते हैं, उसमें ग्रूव बनाते हैं। इसी को हम फ्लेम गाउजिंग कहते हैं, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पाइपों को वेल्डिंग के दौरान सीधा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है, एक तो है बेकिंग रिंग और दूसरा है लाइनर। इन दोनों टूल्स का प्रयोग हम वेल्डिंग के दौरान हमारे पाइप के जो जॉब है उनको सही अलाइनमेंट में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 mm से अधिक मोटाई वाले पाइपों की वेल्डिंग किस विधि द्वारा की जाती है, जिसका राइट आंसर है अपहिल वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा। यानी कि इस वेल्डिंग टेक्निक के अंदर वेल्डिंग नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की ओर कंप्लीट करते हुए आते हैं। जैसे अगर हम क्लॉक से समझे, घड़ी के हिसाब से नीचे 6 बजे की ओर से स्टार्ट करके अगर 12 बजे की तरफ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपहिल। तो अगर हम मोटे पाइपों को वेल्ड करते हैं, 5 mm से अधिक मोटाई वाले पाइपों को वेल्ड करते हैं, तो हम इसी तरह वेल्डिंग करते हैं। नीचे से वेल्डिंग आरंभ करते हैं और ऊपर की साइड बढ़ते हुए वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पाइपों का साइज कैसे लिया जाता है। यानी कि अगर हम किसी पाइप को मापना चाहते हैं कि ये इसकी साइज क्या है, तो हम उसको क्या नापेंगे, कैसे नापेंगे, उसके आंतरिक व्यास से। यानी कि पाइप का जो इंटरनल डाया है उसके नाप से हम उसको बता पाएंगे कि यह है इतने इंचेज का पाइप है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है ट्यूब का साइज कैसे लिया जाता है या कैसे मापा जाता है, जिसका राइट आंसर है बाहरी व्यास से। यानी कि कोई ट्यूब है, उसकी माप हम लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, उसके एक्सटर्नल डाया से। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 mm से कम मोटाई वाले पाइपों की वेल्डिंग किस वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा की जाती है, जिसका राइट आंसर है डाउनहिल वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा। यानी कि वेल्डिंग जो हम करेंगे पतले पाइपों की वो डाउनहिल तरीके से, डाउनहिल टेक्निक से करेंगे। यानी कि ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ आते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर हम घड़ी के हिसाब से देखें तो 12 बजे की ओर से स्टार्ट करेंगे और नीचे आते आते 6 बजे की ओर आते हुए वेल्डिंग को
कंप्लीट करेंगे। इसे हम डाउनहिल वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हार्ड फेसिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है नरम धातु की सतह पर कठोर धातु की परत चढ़ाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, हार्ड फेसिंग कहते हैं। इस विधि को हार्ड सरफेसिंग भी कहा जाता है। जो पार्ट्स कार्य करते समय घिस जाते हैं उन पर सख्त परत चढ़ाकर उनको कार्य योग्य बनाया जाता है। इसी को हम हार्ड फेसिंग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेन लाइटिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस से स्टेन लाइट रोड का प्रयोग करते हुए जॉब की सतह को कठोर करना, सख्त करना क्या कहलाता है, स्टेन लाइटिंग कहलाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जॉब की जो सरफेस है वो हार्ड बन जाती है, जिससे वो जॉब आसानी से घिसता नहीं है, जॉब लंबे समय तक चलता है, उस पर चोट का प्रभाव जल्दी से पड़ता नहीं है। तो काफ़ी यूज़ होता है इसका भी। हमारा अगला क्वेश्चन है हार्ड फेसिंग के लाभ बताइए। यानी कि अगर हम हार्ड फेसिंग कर रहे हैं तो उसके लाभ क्या है, क्यों करते हैं हार्ड फेसिंग, जिसमें है पहला है घिसे हुए पार्ट्स की हार्ड फेसिंग से उसकी उम्र बढ़ जाती है। यानी कि कोई पार्ट्स घिस गया है, अगर उसको वापस से हार्ड फेसिंग करते हैं तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, यानी कि उसकी एज बढ़ जाती है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है पार्ट्स। ठीक है। दूसरा है नए पार्ट्स के स्थान पर पुराने पार्ट्स को ही हार्ड फेसिंग करके प्रयोग करना। यानी कि कोई हमारा पार्ट्स घिस गया है तो उसी को हम हार्ड फेसिंग करके दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसा करके हम अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं। इसके बाद में है समय व उत्पादन प्रभावित न होना। यानी कि अगर हमारे कोई पार्ट्स खराब हो गए हैं, घिस गए हैं, हम उनको रिप्लेस करेंगे, नए पार्ट्स मंगाएंगे, तो इसमें क्या है कि लंबा प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगता है, जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो अगर हम उसी पार्ट्स को हार्ड फेसिंग करके लगा देते हैं तो इससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा और समय की भी बचत होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कैसी विद्युत धारा गुजारी जाती है या कैसी विद्युत धारा उपयोग में ली जाती है, जिसका राइट आंसर है कम वोल्टेज व अधिक एम्पियर की धारा हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए काम में लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जॉब पर दबाव किस विधि द्वारा डाला जाता है, जिसका राइट आंसर है मैकेनिकल व हाइड्रोलिक विधि से 300 से 600 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है इस वेल्डिंग में जुड़ने वाले जॉब के मध्य एक शक्तिशाली धारा गुजारी जाती है, जिससे जॉब प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है तथा तभी दबाव डालकर धातुओं को जोड़ दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।